मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज से मैं ऑनलाइन तो नहीं कह सकते, बस ये एक YouTube पर वीडियो अपलोड करने का प्लान बनाया है, तो उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा टाइम स्पीड डिस्टेंस। बाकी इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि मैं चैप्टर के बारे में ही कुछ डिस्कस करूं। तो सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसमें आपका सबसे पहला पार्ट ये है कि फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, और फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो बेसिक फार्मूला है, केवल एक ही तो ऐसा फार्मूला है जिससे सारा टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप कर सकते हो। बस ये है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस फार्मूले को किस तरीके से आप यूज करते हो, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपकी समझ को डेवलप करने के लिए और इस फार्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करने के अप्रोच क्या होगी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे हम बात करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं आपको ये फार्मूला नहीं पता है, बट ये है कि थोड़ा सा डिस्कस इसके बारे में कर रहे हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस सिर्फ एक फार्मूले पर डिपेंड है, बाकी चीजें जो होंगी इससे रिलेट होकर के बनेगी। जैसे अगर हम कहें कि स्पीड अगर निकालना हो तो फार्मूला तो यही यूज होगा, और फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट आता है टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर मैंने स्पीड लिखा, आवश्यकता हो सकती है रिलेटिव स्पीड की पड़े, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। बट इन तीन चीजों में जब से सबसे मेन फार्मूला आपका जो है ना वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। बाकी चीजें इसी से रिलेट होकर के, चाहे आप स्पीड बराबर लिखाओ स्पीड इज इक्वल टू निकालो तो वो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू निकालो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेसिक पॉइंट सिर्फ डिस्कस करेंगे, और बेसिक पॉइंट होगा टाइम कैसे निकाला जाए। और टाइम, कौन सा टाइम निकालने की बात कर रहे हैं, जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने तक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें, इसको तो मैं रफ कर रहा हूं, जैसे अगर हम बात करें कि ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि कितने समय में क्रॉस करेगी। पहला पॉइंट हम यहां पर हम सबसे पहले बात कर लें कि हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन से ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ट्रेन से रिलेटेड वो क्वेश्चन जिसमें कोई ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। वो ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में ट्रेन द्वारा, तो आपको निकालना होगा डिस्टेंस, और उसके बाद उसको डिवाइड करना होगा या तो स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड। तो सबसे पहला पॉइंट कि ट्रेन कितने समय में क्रॉस करेगी, ये निकालने के लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, या किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे जिसका लेंथ 500 मीटर है और दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसका लेंथ 400 मीटर है, क्या 500 मीटर लेंथ के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उतना ही समय लगेगा जितना कि 400 मीटर लेंथ के दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? क्योंकि लेंथ दोनों प्लेटफॉर्म की अलग अलग है, इसलिए ये तो हमें कंफर्म पता है कि अगर लेंथ अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। तो हमें तो पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो उसे क्रॉस करने में एक्चुअल में ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे हमने देखा है क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो आते हैं, जो बुक में पढ़े हुए हैं, उसमें क्वेश्चन अधिकतर यही होते हैं कि ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस हो गया ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है। अब वो आदमी को क्रॉस कर रही है तो आदमी बैठा भी हो सकता है कहीं अस्थाई, या फिर वो चल रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहा होगा या फिर सेम डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट आता है कि ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। चौथा पॉइंट आता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज पुल को क्रॉस कर रही है। अगर हम और देखें तो आपका हो सकता है ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करे। टनल आपका होता है गुफा तो नहीं कह सकते हैं, गुफा में तो एक साइड जाने का होता है और निकलने का भी रास्ता वही होता है जहां से एंट्री करने का होता है, तो गुफा नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सुरंग। या फिर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करिए। अब दूसरी ट्रेन डायरेक्शन, दूसरी ट्रेन का
सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। तो इन चीजों को पहले तो हमें यह देखना होगा कि ट्रेन इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा। अब ये पोल होता है, मतलब हम बात करें खंबा, मतलब ये बिजली का खंबा भी हो सकता है, बिजली का खंबा हो सकता है या कोई और भी खंबा हो सकता है। अगर ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है, जो मैंने लिखा है उसको हिंदी में एक बार लिख दे रहा हूं कि अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज मतलब पुल, टनल मतलब आपका कह सकते हैं कि सुरंग, अनदर ट्रेन मतलब दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, चाहे वो पोल हो, मैन हो, प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज, टनल या दूसरी ट्रेन। तो पहला पॉइंट तो यह है कि ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना ही करना पड़ेगा। ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना ही करना पड़ता है। इसके अलावा कंडीशन यह है कि ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलना पड़ता है। इसके अलावा जिस ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करे, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि पोल को क्रॉस करे, ऑब्जेक्ट पोल हो सकता है, मैन हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज, टनल या अनदर ट्रेन। तो मेन पॉइंट ये है कि ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो कितना समय लगेगा, इसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और स्पीड निकालना पड़ेगा। और हम यहां डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस। अब अगर ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे उसे अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है कि ट्रेन अगर क्रॉस कर रही है ऑब्जेक्ट को तो ट्रेन को खुद की लेंथ के अलावा उस ऑब्जेक्ट का लेंथ भी कवर करना पड़ता है जिस ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस कर रही है। ये कभी भी माइनस नहीं होगा, हमेशा प्लस होगा। जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है ट्रेन का लेंथ और प्लस उस ऑब्जेक्ट का लेंथ मिला करके होगा डिस्टेंस, जो कि कवर करना पड़ेगा ट्रेन को ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में। जिसमें से दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन में लिखा नहीं जाता कि नहीं हॉरिजॉन्टल पोल है या आदमी गिरा हुआ है। हमेशा जो दिया जाता है पोल और मैन की बात जो की जाती है, दिया हुआ क्या होता है, बात जो की जाती है वो हमेशा पोल या मैन की बात जो की जाती है वो वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल मैन की बात की जाती है। और पोल और मैन, अगर हम बात करें कि वर्टिकल पोल है तो ये ट्रेन के कंपेयर में ये जो लेंथ है वो क्रॉस तो सिर्फ इतना लेंथ चलना पड़ेगा, ये ऊपर से नीचे तक तो चलना नहीं पड़ेगा। तो अगर ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी तो सिर्फ इतना लेंथ, तो एज कंपेयर टू ट्रेन अगर हम पोल की ये लेंथ को देखें तो ये लेंथ ट्रेन के कंपेयर में नेग्लेक्ट हो जाती है, यानी कि पोल की लेंथ 0 और आदमी की लेंथ भी सेम उसी तरीके से। आदमी की लेंथ भी अगर हम बात करें तो आदमी की लेंथ भी ट्रेन के कंपेयर में, ये जो लेंथ है आदमी की, ये आपकी लेंथ जो है मोटाई आदमी की एक तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ट्रेन के कंपेयर में आदमी की लेंथ भी हमेशा मानी जाती है 0। तो जब भी पोल को क्रॉस करने की बात की जाएगी या मैन को क्रॉस करने की बात की जाएगी तो मैन और पोल की लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन हम मान के चलेंगे 0। तो जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ चलेगी प्लस पोल की लेंथ, जो कि हम मान के चले 0, यानी ट्रेन को सिर्फ अपना लेंथ चलना पड़ेगा। ट्रेन अगर किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो आदमी की लेंथ भी 0 मानी जाती है। तो ट्रेन को अपना लेंथ प्लस आदमी की लेंथ जो कि 0 है, यानी इन दो केस में ट्रेन को खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इतना लेंथ जब वो कवर करेगी तब जाकर के वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगी। और हम प्लेटफॉर्म की लेंथ 0 नहीं मान सकते क्योंकि बिना लेंथ का प्लेटफॉर्म कोई होता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेन अगर क्रॉस करे ब्रिज को तो ट्रेन को खुद की लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ट्रेन अगर टनल को क्रॉस करे तो ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस टनल का लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करिए तो इसमें दो कंडीशन आ सकती हैं कि दूसरी ट्रेन जो आ रही है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है या दूसरी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो अब इस केस में सेम और अपोजिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ता है स्पीड पर। बट अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो डायरेक्शन कोई भी हो ट्रेन का, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो या सेम डायरेक्शन में जा रही हो, क्रॉस करेगी ट्रेन तो ट्रेन को खुद का लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स उस ट्रेन का लेंथ जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से या सेम डायरेक्शन में चले, जिसको ये ट्रेन जिसको क्रॉस करेगी
तो ट्रेन का खुद का लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन का लेंथ जुड़ेगा। तो डायरेक्शन का डिस्टेंस के पार्ट पर कोई मतलब नहीं रहता है यहां पर, चाहे वो डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट, लेंथ हमेशा जुड़ती है। ये पहला और बेसिक पॉइंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें आगे अगर चलते हैं तो इसमें अगला पॉइंट ये है, जैसे हम बात करें डिस्टेंस की, अभी भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये है कि दो ट्रेनें अगर चलती हैं, जैसे अगर हमने कहा कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 700 मीटर, दूसरी ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है जिसका लेंथ है 500 मीटर। मैंने दूसरी ट्रेन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर यहां बना दूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि ये डिस्टेंस भी चलना पड़ेगा। तो दूसरी ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसका लेंथ है 500 मीटर और ये ट्रेन है 700 मीटर। मैं कहता हूं इस ट्रेन में 200 मीटर या हमने कहा कि 100 मीटर पीछे एक आदमी बैठा है। तो अब अगर आदमी यहां पर बैठा है तो बोला जाए कि ये जो 500 मीटर लेंथ की ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 700 मीटर लेंथ की ट्रेन में बैठे उस आदमी को क्रॉस कर रही है। ध्यान रखना किसको क्रॉस कर रही है? 500 मीटर लेंथ की ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 700 मीटर लेंथ की ट्रेन में बैठे उस आदमी को क्रॉस करी है जो आगे से 100 मीटर पीछे बैठा हुआ है। तो कंप्लीटली क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? तो हमने पहले ही बताया कि कौन सी ट्रेन क्रॉस कर रही है उसका लेंथ और वो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है उसका लेंथ, ये दोनों लेंथ जुड़ेगा। तो अगर ये ट्रेन 500 मीटर की है, 500 मीटर लेंथ की ट्रेन है, तो 500 प्लस ये ट्रेन क्रॉस क्या 700 मीटर लेंथ की ट्रेन को कर रही है? नहीं, मैंने बोला कि 500 मीटर लेंथ की ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 700 मीटर लेंथ की ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस कर रही है जो कि 100 मीटर पीछे बैठा है। तो कंप्लीटली क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? तो ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करिए, न कि ट्रेन को। अब अगर ये 100 मीटर पीछे बैठा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100 और प्लस 500, हमें इस ट्रेन से जो कि 500 मीटर लेंथ की ट्रेन है इससे हमें क्रॉस कराना है किसको? आदमी को। तो आदमी की लेंथ 0, यानी कि कितना चलना पड़ेगा? 500 मीटर, न कि आप 700 को ऐड करेंगे। ये बेसिक पॉइंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यहां पर बात की जाती है रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस तो हो गया, अब हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड में रिलेटिव स्पीड आता है। रिलेटिव स्पीड क्या है? तो रिलेटिव स्पीड आपका कंडीशन होती है द स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू another moving object। क्या मतलब है इसका? एक ऑब्जेक्ट का एक मूविंग ऑब्जेक्ट का दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट की तुलना में, या फिर हम कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में बोलते हैं क्या? रिलेटिव स्पीड आपका होता है सापेक्ष गति। रिलेटिव स्पीड मीन्स सापेक्ष गति, और रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष गति का मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट का जो गति है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, वो आपका होगा रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं दिखा दूं तो कुछ ऐसे है कि अगर हम बात करें कि यहां से एक बस चली जिसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर्स, और यहीं से सेम टाइम पर दूसरी बस चली और सेम डायरेक्शन में चली है और जिसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर्स। तो अगर हम यहां पर बात करें कि ये जो सेकेंड बस है B2 एंड B1, तो हम कहेंगे कि B1 और B2 में अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो हम कहेंगे B2 का स्पीड किसकी तुलना में? B1 की तुलना में कितना है? तो ये 1 घंटे में 1 आवर्स में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अगर ये भी 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती तो ये दूसरी ट्रेन आपका इसके साथ होती, तो B2 का B1 के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड होता? 0, क्योंकि B2 B1 से आगे निकला ही नहीं। तो इस ट्रेन का
इस चलती हुई ट्रेन का दूसरी चलती हुई ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्पीड हम बात करें तो अगर इसमें इसके रिस्पेक्ट में कोई स्पीड होती तो उससे आगे निकलती और ये उसके साथ ही रहेगी हमेशा, मतलब B2 का B1 के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वही आपका कहलाता है रिलेटिव स्पीड। और यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, B2 का B1 के रिस्पेक्ट में कुछ भी स्पीड नहीं है, क्योंकि कुछ भी स्पीड होती तो B2 B1 से आगे निकल जाती। अगर हम यही बात करें कि B2 की जो स्पीड थी अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, अगर 80 किलोमीटर पर आवर थी तो हम कह सकते हैं कि B2 1 घंटे में B1 से कितना किलोमीटर आगे निकल चुकी है, 20 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि B2 का स्पीड किसके कंपेयर में, B1 के रिस्पेक्ट में क्या है, तो हम B2 का B1 के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये हर घंटे हर घंटे ये B2 जो ट्रेन है B1 के रिस्पेक्ट में हर घंटे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी। वही स्पीड है B2 का B1 के रेस्पेक्ट में जो कहलाता है रिलेटिव स्पीड। ये पॉइंट है रिलेटिव स्पीड का। और रिलेटिव स्पीड अगर ये है तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड अगर हम बात करें सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में जैसा कि मैंने बताया था कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होगा वो होगा दोनों स्पीड का डिफरेंस। और अगर यही बात की जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो होता है दोनों स्पीड का सम। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं अगर यहां से सेम टाइम पर दो बसें चलना स्टार्ट करती हैं, एक चलती है B1 जो इधर की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहीं से सेम टाइम पर B2 स्टार्ट होती है जो कि चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप बताइए कि B1 और B2 एक साथ थे, इनके बीच में डिस्टेंस 0 था, लेकिन आफ्टर 1 आवर्स ये यहां से 60 किलोमीटर आगे निकल गई और यहां से 1 घंटे के बाद ये 80 किलोमीटर पीछे आ गई। अब आप बताइए कि B2 का B1 के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है, B2 B1 से 1 घंटे में कितना दूरी पर है, कितना इन दोनों के बीच डिस्टेंस हो गया, जबकि शुरू में था इनके बीच 0 डिस्टेंस और 1 घंटे में इनके बीच डिस्टेंस हो गया 80 + 60 = 140। तो हम कहेंगे कि B2 का B1 के रिस्पेक्ट में स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। और हम ये भी कह सकते हैं कि B1 का B2 के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है, 140 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड है। अगर सेम डायरेक्शन की बात की जाए तो रिलेटिव स्पीड आपका दोनों स्पीड का डिफरेंस, और अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन का तो यहां पर रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है जो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि रिलेटिव स्पीड के पार्ट तो हो गया, तो अब आप टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या चीज है, हमें डिस्टेंस चाहिए था, वो हमें पता चल गया कि किस तरह से देखना है, किस तरह से निकालना है। हमें स्पीड चाहिए था और ये रिलेटिव स्पीड हो सकती है, सापेक्ष गति कैसे हमें देखना है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी वो मैंने बताया, डायरेक्शन का प्लस माइनस। अब टाइम निकालने की बात आएगी कि कितने समय में क्रॉस कर लेगी, तो टाइम = फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या रिलेटिव स्पीड। तो मेन तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये किलोमीटर में हुआ तो स्पीड होना चाहिए किलोमीटर पर आवर्स, या अगर ये किलोमीटर में है तो स्पीड आपका इसके अलावा भी हो सकता है किलोमीटर पर मिनट या फिर आपका किलोमीटर पर सेकेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस है किलोमीटर। तो नीचे अगर किलोमीटर आता है आपका तो ये पर आवर्स हो, पर मिनट हो, पर सेकेंड हो, तो आपका किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आपका जो रिजल्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग आवर्स आएगा, इसके अकॉर्डिंग मिनट आएगा, इसके अकॉर्डिंग सेकेंड आएगा, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा। तो मेन आपको देखना किलोमीटर है तो किलोमीटर से कैंसिल होना चाहिए, लेकिन आपका अधिकतर क्वेश्चन इसी पार्ट पर बेस्ड होता है। तो सीधा सा लॉजिक है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में होगी तो हमें स्पीड को रखना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर्स। तो ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखना। और आपको मेन जो ध्यान रखना है इसके अलावा कि चेंज करने का तरीका क्या है, तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18। अब इसमें बहुत ज्यादा रीजन जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर किलोमीटर से किलोमीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1000। और अगर हम बात करें आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 किया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में कितने सेकेंड हो गए इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा 1000 अपॉन 3600 जो कि कट करके आ जाएगा 5/18। दैट मीन्स अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसी का उल्टा कर देंगे, 18/5 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा टफ है, भूल जाता है याद करने का, तो आप अगर चाहो तो, वैसे हम बात करें कि अगर आप
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भूल जाओ आप, इसका मतलब कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। आप उस एग्जाम में जा रहे हो जहां पर आपको कंपीट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसको याद क्या करना, आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। तो हमें हमारे अकॉर्डिंग तो इसको याद ही कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप सिंपल लॉजिक किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 5/18 होगा या 18/5, अगर आपको कंफ्यूजन है तो कुछ ऐसा लॉजिक सेट कर सकते हैं कि ये किलोमीटर है और अगर ये मीटर है। सोचने का एक तरीका है, रीजन कोई नहीं है इसका। किलोमीटर है और अगर ये मीटर है तो किलोमीटर से मीटर अगर आपका छोटा होता है तो इस 5 और 18 में कौन छोटा है? 5 ऊपर आएगा। अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मीटर आपका किलोमीटर से छोटा है, तो 5 ऊपर रहेगा। और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि किलोमीटर मीटर से बड़ा है, तो इसलिए आपका 5 और 18 में जो बड़ा होगा वो आपका आएगा। अगर किलोमीटर पर आवर्स में है तो बड़ा वाला ऊपर चाहिए, और अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 ऊपर चाहिए, मतलब छोटा वाला पार्ट ऊपर चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना। नमस्कार, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग इस बेसिक पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके अलावा फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, एंड उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे, लेवल कम से ज्यादा की तरफ मूव करेंगे, और एक एक टाइप के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और फार्मूला तो आपका सिर्फ एक ही चलेगा, ये ध्यान रखना कि फार्मूला चलेगा सिर्फ डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। अब उसको किस तरह से यूज करना है, उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचने की, वो हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए नमस्कार, आज के लिए बस।